चलिए आज जो जानेंगे वह है, यानी कि आज का इतिहास जो शुरू होगा वह आधुनिक भारत होगा। यानी कि कब से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, कैसे आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, तो हम उसमें आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत की शुरुआत 3 मार्च 1707 को हुई अहमदनगर। यानी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो हम ये मान लेते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो 3 मार्च 1707 वह तारीख इंपॉर्टेंट है जिस पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब देखा यह जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है, मतलब मुगल काल के उपरांत का काल उत्तरवर्ती मुगल काल। तो 1707 के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल, यानी कि अब मुगल कैसे कैसे बदलेंगे, क्या होगा, कौन सी स्थितियां आएंगी, कौन सी स्थितियां पैदा होंगी, ये सब देखेंगे। तो चलो जानते हैं। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, उनमें उत्तराधिकारी का युक्त हुआ। एक था मुअज्जम, एक था शाहजम, शहजादा आजम, मुअज्जम, शहजादा आजम और कामबख्श। इसमें मुअज्जम जो था उसका नाम शाह आलम था, तो शहजादा आजम का नाम शहजादा आजम जो है, इसमें यह दूसरा पुत्र था, कामबख्श तीसरा पुत्र था। तो वहीं यह देखा जाता है कि जो हमारा मुअज्जम है, यानी कि शहजादा शाह आलम है, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, या उसे ही आगे सैयद की उपाधि मिलेगी। तो 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसमें मुअज्जम, शहजादा आजम, कामबख्श। तो शहजादा आजम को तो जाजो के युद्ध में, जाजो आगरा के निकट जाजो के युद्ध में 1707 में पराजित कर देता है कौन, मुअज्जम। लेकिन कामबख्श अभी नहीं मरा था, उसे हैदराबाद में मारा जाएगा 1712 में। लेकिन मुअज्जम किस प्रकार खत्म करता है, तो मुअज्जम जो है एक व्यक्ति, मुनीम खां नाम के एक व्यक्ति, जो कि काबुल और लाहौर का सूबेदार था, यानी कि वह शक्तिशाली था उस समय, उसी का पुत्र उस समय मुल्तान का सूबेदार था। तो इन दोनों का प्रयोग कर शहजादा आजम को मारता है। शहजादा आजम के हारने की वजह एक और रहती है कि जो अन्य स्थानीय दूसरे जो रहते हैं वे उसके साथ नहीं देते हैं, और मुअज्जम अपना साथ ले लेता है बराबर मुनीम खां जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों का। आगे बढ़ते हैं। मुअज्जम शाह आलम नाम से शासक बनता है, या बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। इसका क्या होता है, तो उत्तराधिकारी के युद्ध में आजम और कामबख्श को हराकर हमारा जो मुअज्जम है वह शासक बनता है। इसी के बारे में खफी खां ने एक बुक लिखी है, मुखाब उल लिबाब, या मुरबाब उल लिबाब या मुखाब उल लिबाब, दोनों में से एक है। तो ये पुस्तक लिखी थी खफी खां ने। तो इसी में उन्होंने इसे साहिब बेखबर कहा, क्योंकि यह जो है गतिविधि से अनभिज्ञ था। कौन सी गतिविधि, जो भी राजशाही गतिविधियां हैं उनसे अनभिज्ञ था। इसने 1712 में राज सिंहासन तो ग्रहण किया, लेकिन इसे पता ही नहीं चल रहा था कि राज दरबार में क्या हो रहा है, कौन गुटबंदी कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे है। तो उस प्रकार ये देखा जाता है। वहीं इसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार के साथ मनसब प्रदान किए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की एक अफगानी हत्या कर देता है। इसी के कारण बंदा बहादुर मुगल को विरुद्ध विद्रोह कर देता है। बंदा बहादुर, जिसे सच्चा पातशाह कहा, आखिरी के 1.5 वर्ष बहादुर शाह प्रथम के, यानी कि शाह आलम के, इसी में लग जाते हैं। अब शाहू को रिहा कर देता है, ताकि मराठा जो शक्तिशाली, जो मराठा पनप रहे हैं, उनकी शक्तियों को क्या कर सके, उन मराठाओं में फूट डाल सके। इसलिए अब शाहू को रिहा कर देता है। जाट सरदार चूड़ामन व बुंदेला शासक छत्रसाल से अच्छा व्यवहार करता है। वहीं यह सैयद की उपाधि धारण करता है, यानी कि इसके नाम कितने हो गए, मुअज्जम, शाहजम, बाज बहादुर, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। यही सैयद भी उपाधि धारण करता है, एकमात्र शासक सैयद की उपाधि। जजिया कर बंद कर दिया जाता है इसके द्वारा, यानी कि ये क्या करता है, जजिया कर बंद कर देता है। जय सिंह को चित्रकूट और अजीत सिंह को गुजरात, यानी कि जय सिंह अजीत सिंह वही है जो औरंगजेब के समय थे। तो जय सिंह को चित्रकूट और अजीत सिंह को गुजरात। सिडनी ओवेन इसके बारे में कहते हैं कि यह आखिरी अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के समय कौन कौन से दरबारी गुप्त थे, यानी कि दरबार में वे गुटबंदी हो रही थी, जो षड्यंत्र कर रहे थे, आपस में फूट डाल रहे थे और अपनी अपनी जो भी बात मनवाने का तरीका, यानी कि हथकंडे अपना रहे थे राज्य में, राज्य को
किस प्रकार या अपना फायदा लेने के लिए वे किस प्रकार हथकंडे अपना रहे थे, यानी कि वे चाह रहे थे पद प्रतिष्ठा पाना या उन्हें लाभ चाहिए था। तो इसी लाभ के लिए एक था ईरानी गुट। ईरानी गुट के नेतृत्व करता थे असद खां, उसका पुत्र था जुल्फिकार खां। जो असद खां था और जुल्फिकार था, असद खां पहले औरंगजेब के समय एक अच्छा वजीर हुआ करता था औरंगजेब का। वहीं जुल्फिकार खां इसका पुत्र था, जिसका विवाह शाइस्ता खां की पुत्री से, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा जिसे शिवाजी मारेंगे, तो उससे उसकी पुत्री से हुआ था, यानी कि एक शक्तिशाली गुट था। वहीं चीनी तुरानी गुट, इसके प्रमुख थे गाजी उद्दीन खां, उसका पुत्र फिरोज पुत्र चीन कुलिच खां और इसी का पुत्र चीन कुलिच खां, गाजी उद्दीन खां, चीन कुलिच खां। वही इसका भतीजा था अमीन खां। अब आगे देखते हैं कि अब फारसी उज्बेक भी एक गुट था, उसमें थे एक मुनीम खां। फारसी उज्बेकों का गुट था, इसमें मुनीम खां थे, जो कि देखा है हमने किसका साथ देते हैं, शाह आलम प्रथम का साथ देते हैं। पुत्र मोहब्बत खां जो मुल्तान के सूबेदार हैं, असद खां। अब ये जो फारसी उज्बेक चीन ईरानी, इसके बाद सैयद बंधु भी आएंगे, लेकिन इस समय तो यही है। तो इस समय यही है। तो इसमें होता क्या है कि किस प्रकार से अब किसे किसे कैसे नियुक्त कर रहा है शाह आलम। तो वो देखा जाता है कि जुल्फिकार खां को मीर बख्शी के रूप में नियुक्त करता है। वहीं असद खां को वकील मुमलक यानी कि वकील नियुक्त कर दिया जाता है असद खां को, यानी कि जुल्फिकार खां को मीर बख्शी, तो असद खां को ये कुलिच खां को दक्कन भेज दिया जाता है, यानी कि उसे दबा दिया जाता है पूर्णतः चीन कुलिच खां को। वहीं गाजीउद्दीन यानी कि उसे पिता को गुजरात का सूबेदार बना जाता है। अब गुट केवल किसके बीच में रह जाता है, फारसी उज्बेक और ईरानी के बीच में, क्योंकि अब दरबार में तो असद खां और वजीर मुनीम खां ही बच गए, तो अब इनके बीच में षड्यंत्र चलेंगे। अब देखते हैं कि शासक जहांदार शाह 1712 से 1713 में शासक बनता है। इसे लंपट मूर्ख कहा गया है, क्योंकि यह लाल कुंवर के प्रेम में पागल था। इम्तियाज महल उसे उपाधि देता है ये लाल कुंवर को। ये जुल्फिकार खां के सहयोग से बनता है। जुल्फिकार खां कौन है, तो जुल्फिकार खां हमने देखा है कि जुल्फिकार खां इसके समय वजीर नियुक्त हो चुके हैं। उस समय जुल्फिकार खां क्या थे, जुल्फिकार खां को क्या बनाया था, केवल मीर बख्शी बनाया था, तो अब वजीर नियुक्त हो चुके हैं जुल्फिकार। सवाई राजा जयसिंह मिर्जा राजा को ये राजा की उपाधि, मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है। वहीं अजीत सिंह को महाराजी की उपाधि देता है, ये गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है अजीत सिंह को। अब हम देखते हैं कि फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर के बारे में देखा जाएगा कि फर्रुखसियर कौन थे। तो फर्रुखसियर के बारे में अगर देखें हम, तो 1713 से 1719 में फर्रुखसियर आता है। हमने जहांदार शाह पढ़ लिया है, अब फर्रुखसियर पढ़ रहे हैं। तो 1713 से 1719 में फर्रुखसियर आता है। ये सैयद बंधु की सहायता से बनते हैं। दो भाई रहते हैं सैयद, इन्हें किंग मेकर कहते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो ये फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु की सहायता से, यानी कि इन्हें किंग मेकर कहते हैं, इन किंग मेकरों की सहायता से बनता है फर्रुखसियर। 1713 से 1719 तक शासक रहेगा, यानी कि 1730 1719 तक। अब्दुल्ला को वजीर नियुक्त करता है। अब अब्दुल्ला को वजीर नियुक्त करता है। मिर्जा राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि कौन देता है, तो फर्रुखसियर देता है। अभी तक सवाई जयसिंह राजा मिर्जा की उपाधि दी थी, अब यह सवाई की उपाधि देता है, यानी कि जयसिंह मिर्जा राजा अब सवाई बन चुके हैं। किसके समय, फर्रुखसियर के समय। वहीं यह अजीत सिंह की पुत्री से विवाह कर लेता है, कौन, फर्रुखसियर। यहीं इसी के समय 1719 में अंग्रेजी प्रतिनिधित्व जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी प्रतिनिधित्व मंडल आया। उसी में एक हैमिल्टन रहते हैं जो कि फोड़े का इलाज करते हैं। बंदा बहादुर सच्चा पातशाह, इसको फांसी दे दी जाती है फर्रुखसियर के समय, इसीलिए इसे घृणित कायर कहा जाता है। आगे बढ़े, सैयद बंधु कौन थे, तो ये किंग मेकर थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां नाम था इनका। तो हुसैन अली को तो उस समय हुसैन अली को वजीर नियुक्त कर दिया जाता है और अब्दुल्ला खां को भी जो है मीर बख्शी जैसा पद दिया जाता है। और ये किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह जैसे प्रमुख शासकों, इसके अलावा 2 शासकों को और ये गद्दी पर बिठाते हैं। इन सैयद बंधुओं को हिंदुस्तानी तुरानी गुट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये चौथा गुट हो गया है। 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां ही किससे संधि करते हैं, बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करते हैं। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया गया। इसी संधि के तहत फर्रुखसियर को और ये मराठा
इस संधि के तहत ये डिमांड करते कि मराठा इसका सहयोग करेंगे और मराठा ये अपने क्षेत्र में रहेंगे। तो ये संधि होती है किसके बीच, सैयद बंधु और किसके बीच, बालाजी विश्वनाथ के बीच। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्रुखसियर है उसे हुमायूं के मकबरे के निकट दिल्ली में दफनाया गया। इसी के उपरांत दो शासक और बनते हैं 1719 में, रफीउद्दौला और रफीउद्दौला। तो रफीउद्दौला जो है सबसे कम समय के लिए टीबी से मर जाते हैं। वहीं रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से, यानी कि अब अगर आए कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की, तो रफीउद्दौला ने। तो इनको पेचिश की बीमारी से ये इनका निधन होता है। अब वहीं देखते हैं हम कि मोहम्मद शाह कौन थे। मोहम्मद शाह ऐसे शासक थे, शाह ही थे बिल्कुल तरीके से। तो मोहम्मद शाह, उन्हें रंगीला के नाम से जानता है इतिहास। ये सैयद बंधु की सहायता से बनते हैं। इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ये रोशन अख्तर थे, लेकिन इतिहास इन्हें रंगीला के नाम से जानते हैं। रंगीला इसलिए क्योंकि ये अपना ज़्यादातर समय हिजड़ों के साथ या फिर रनिवासों में बिताते थे, इसलिए इन्हें रंगीला कहा है। निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में, निजाम उल मुल्क यानी कि चीन कुलीज खां के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की इन्हीं के समय हत्या कर दी जाती है। और इन्हीं के समय कुछ राज्य स्वतंत्र होते हैं। तो बंगाल का, उसमें मुर्शिद खां और अलीवर्दी खां बंगाल को आज़ाद करवाते हैं। तो वहीं हैदराबाद को चीन कुलीज खां या निजाम उल मुल्क आज़ाद करवाता है, यानी कि स्वतंत्र करवाते हैं। अवध में सादत खां, तो वहीं भरतपुर मथुरा में बदन सिंह, यानी कि अब मुगलकालीन शक्तियाँ क्या हो रही है, कमज़ोर होने लग गई है। 1737 में बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ यहीं आते हैं। और अंतिम रूप से अगर कोई जजिया कर समाप्त करता है तो वो थे बाजीराव प्रथम। कब? 1737। वह दिल्ली आते हैं। इसी के समय महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है, वहीं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होते हैं। तो नादिर शाह का आक्रमण जो होता है मोहम्मद शाह के समय, इसे फारस का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को फारस का नेपोलियन। 1739 में यह आक्रमण करते हैं। इसमें मुगल सेना करनाल के युद्ध में बुरी तरीके से हारती है। इसमें चीन कुलीज खां, मुर्शिद खां, सादत खां भी बाद में भाग लेते हैं। तो करनाल के युद्ध में क्या है, 1739 में हार जाती है। दिल्ली में लूटपाट मचाता है नादिर शाह आकर। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, जिसकी स्थापना किसने करी थी? शाहजहां ने करी थी। प्लस कोहिनूर भी अपने साथ ले जाता है, प्लस एक चित्रित फारसी पांडुलिपि भी अपने साथ ले जाता है। अब देखा जाए कि अहमद शाह अब्दाली कौन था। इसे दुर्रे दुरानी के नाम से या युग के मोती के नाम से जाना जाता है। 1748 में यह प्रथम आक्रमण करता है। मुगल सरदार जो अपना मुगल सरदार है चीन कुलीज खां या निजाम उल मुल्क या मोइन उल मुल्क, ये मोइन उल मुल्क को 1748 में पराजित करता है। लेकिन मच्छीवाड़ा के समीप मोहम्मद शाह के पुत्र शहजादा अहमद शाह से युद्ध होता है। शहजादा अहमद शाह बिल्कुल वीर साहसी योद्धा रहते हैं मोहम्मद शाह के पुत्र, जो कि इसका सामना करते हैं और मच्छीवाड़ा के समीप इसे हरा देते हैं। यानी कि अहमद शाह अब्दाली को हराने वाला कौन था? तो शहजादा अहमद शाह। मोहम्मद अमीन खां को मोहम्मद शाह इतिमा उद्दौला की उपाधि देते हैं। वहीं इन्हें रंगीला के नाम से जानते जाते हैं। तो मोहम्मद शाह 1790 से 1748 तक अच्छा लंबा शासन रहा इनका। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अहमद शाह, जिसे हम शहजादा अहमद शाह कह रहे थे, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था उन्होंने, वही शहजादा अहमद शाह आएंगे। इनकी माता का नाम उधम बाई था। कत्सूतिया बेगम इन्हें कहा जाता है, कत्सूतिया बेगम या उधम बाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो आलमगीर द्वितीय और आलमगीर द्वितीय जो था, ये इसके समय इजाम उल मुल्क, तो इजाम उल मुल्क जो थे, इजाम उल मुल्क कौन थे? ये वजीर थे, इनके कठपुतली शासक था। और यही वजीर इनकी हत्या कर देते हैं, किसकी? आलमगीर द्वितीय की। क्योंकि आलमगीर प्रथम कौन हुए? आलमगीर प्रथम औरंगजेब, जिनका नाम औरंगजेब था, वही थे आलमगीर। तो अब जो अगला शासक बन रहा है वो आलमगीर द्वितीय। इसी के समय प्लासी का युद्ध लड़ रहे हैं। प्लासी का युद्ध कौन लड़ रहे हैं? बंगाल के नवाब प्लासी का युद्ध लड़ रहे हैं उधर। तो 1754 में प्लासी की जंग हुई। तो ये 1700 कब से कब तक रहे? 1757 में प्लासी की जंग रही। तो 1757 से 1759 तक कौन रहे? आलमगीर द्वितीय रहे। वहीं अगले शासक अली गौहर या शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी किसने? अली गौहर ने। शाह आलम प्रथम की उपाधि मुअज्जम ने।
तो 1759 से लगाकर 1806 में जो शासक बनते हैं वो यही बनते हैं। तो जान लेते हैं अली गौहर के बारे में। 1759 से 1806 में तो अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय, तो इनके बारे में तो इन्होंने क्या किया, ये जो थे मराठाओं के, अमीरों के, इन सब के क्या थे, शाह आलम द्वितीय कठपुतली शासक थे अंग्रेजों के। कभी कोई मार के चला जा रहा है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के मीर कासिम, और इन्हीं के साथ ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इनके साथ ये बक्सर का युद्ध 1764 का बक्सर का युद्ध करते हैं, पर हार जाते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है, इसके बाद अंग्रेज पेंशन भोक्ता बन जाते हैं और इलाहाबाद में इन्हें रहना पड़ता है। 1772 में महादजी सिंधिया जो है राजधानी दिल्ली में आते हैं और इन्हें शासक बनाते हैं। लेकिन 1803 में दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो जाता है, अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इन्हीं के समय जो है पानीपत का तती युद्ध लड़ा गया था। अब आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो हैं बिल्कुल कमजोर शासक हैं, उनका तो और क्षेत्र सीमित हो गया, यानी कि माने तो वे केवल लाल किले तक मात्र सिमट कर रह गए। कौन, अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 तक ये थे। तो ये इन्होंने राजा राम मोहन राय को वहाँ के ब्रिटेन के महाराजा से क्या है, अपनी पेंशन के गुजारिश के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और ब्रिटेन रवाना कर दिए। वहीं ब्रिस्टन में इनकी मृत्यु हो जाएगी 1833 में। तो 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन रहा। फिर बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, जिन्हें जफर नाम से शायरी लिखते हैं, तो इन्हीं लिए इन्हें बहादुर शाह जफर द्वितीय कहते हैं। 1837 से 1857 तक रहते हैं शासक तो, लेकिन 62 में इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में। तो ये रंगून में निर्वासित हो जाते हैं। अब देख जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति नहीं हुई है सही मुगल काल में। बढ़ती राजस्व मांग, अफसरों का अत्याचार, सामंत लगान, विषमताएं, अत्यधिक समृद्धि, दरिद्रता, कृषि तकनीक, पिछड़ी जागीरदारी, लगान, ठेकेदारी, भारत व्यापार, चीन तिब्बत के साथ व्यापार, मतलब ये सारी कंडीशनें देखी जाती हैं। और ऐसा था उत्तरवर्ती मुगल काल।